हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस विद संदीप। जैसा कि आप जानते हो, हमने क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म शुरू किया हुआ है। अभी तक हम 2 लेसन कवर कर चुके हैं और कॉन्सेप्ट की और लेसन की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए अभी तक जो हमने पढ़ा हम उसको ब्रीफली समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने पढ़ा कि भी लिविंग वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस है और इसी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा कि भी जो डिफरेंट रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है हम उनको ब्रॉडली 2 टाइप्स यानी कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। फिर हमने एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा और आगे हमने ये भी पढ़ा कि भी जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस होती है। फिर वो 3 वेरिएशन भी हमने पढ़ी। ये सब हमने लेसन 1 के अंदर पढ़ी। फिर जो हमने लेसन 2 स्टार्ट किया उसमें हमने पढ़ा कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो वेरिएशंस हैं, टाइप्स हैं, उसमें हमने उनको डिटेल से पढ़ना शुरू किया। चैप्टर्स को, कॉन्सेप्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं हमने उनको यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवाइड कर दिया। तो जो हमारा लेसन 2 था, अगर हम ब्रीफ समरी बोलें तो उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। अब भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सिंगल सेल ही अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का काम करती है और यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन इन इट सेल्फ एक्ट एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन ये जो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन है यही वेरिएशन शो कर देता है। तो ये एक तरह से 3 टाइप की मेन वेरिएशन शो करता है। जब माइटोसिस सेल डिवीजन इक्वल डिवीजन करके 2 इक्वल डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उस रिप्रोडक्शन को हमने नाम दिया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ बाइनरी फिशन। जब यही माइटोसिस सेल डिवीजन अनइक्वल माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो उस केस में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। क्योंकि ये यीस्ट में होता है तो हमने यहाँ पे यीस्ट ही लिख दिया। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, भाई अनइक्वल माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, इसकी वजह से जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है और इस स्मॉल आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बड। और यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन क्या था, अनइक्वल। ये बड बाद में सेपरेट होके न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। फिर थर्ड वेरिएशन हमने क्या पढ़ी, अभी तक तो हमने बडिंग में और फिशन में तो क्या पढ़ा, एक पेरेंट 2 ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमने एक ऐसा एग्जांपल और पढ़ा वेरिएशंस रिप्रोडक्शन के अंदर, वहां पे सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस मल्टीपल डॉटर ऑर्गेनिज्म। इसको हमने क्या नाम दिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिशन। यहां पे माइटोसिस के अंदर क्या वेरिएशन थी, भाई सेल डिवीजन के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, दूसरा होता है डिवीजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो इन्हीं में इनकी टाइमिंग में वेरिएशंस हो जाता है। अब मल्टीपल फ्यूजन के केस में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन शो करता रहता है। 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन के, 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस, देन 16 न्यूक्लियस। लेकिन वहां पे सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन कुछ टाइम तक नहीं होता तो क्या बनेगा, मल्टी न्यूक्लिएट सेल बन जाती है। लेकिन बाद में ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन भी हो जाएगा और क्या होगा, सिंगल पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये डॉटर सेल क्या हो जाएंगे, सिंगल पेरेंट सेल प्रोड्यूस मल्टीपल डॉटर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब हमने मल्टीपल फिशन में पढ़ा। ये सब हमने कहां पे पढ़ा, लेसन 2 में, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आज हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स को अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने 3 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े। अब जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इनकी नंबरिंग 3 से आगे कंटिन्यू करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में
फर्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग, सेकंड होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैम्यूल्स, फिर होता है फ्रेगमेंटेशन, और उसके बाद जो एनसीईआरटी मेंशन करती है वो करती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पेशल ए सेक्सुअल स्पोर्स। जो एल्गी और फंजाई वहां पे कुछ स्पेशल ए सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो जर्मिनेट होके न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपने देखा होगा 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को हमने व्हाइट कलर्ड फॉन्ट में रिप्रेजेंट कर रखा है। ये भाई हमने 11th क्लास से ले लिया और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बीच में ही इनका मेंशन कर रखा है। आपकी 12th बायोलॉजी इनको एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन ये भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में आपकी +1 और +2 के सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। ये कौन कौन से हो गए एडिशनल +1 से? ये आ जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन, और जब हम ब्रायोफाइट को पढ़ते हैं वहाँ पे एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स आती है जो कि गैमी होते हैं। गैमा कप अगर आपको याद हो, हम लीवर वर्ड्स में पढ़ते हैं, इनसे भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर जब हम सीलन ट्रेट को पढ़ते हैं वहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंशन होता है। वो किससे होता है? वो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्ट्रोबेलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आगे जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब आपने ये भी देखा होगा यहाँ पे जो 4 टाइप हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो एक बडिंग की ही अलग अलग रिप्रोडक्टिव वेरिएशंस हैं, रिप्रोडक्टिव इवोल्यूशन है। जब हम एक्सटर्नल बडिंग की बात करते हैं, जैसे बडिंग इन हाइड्रा, गैमी इन लिवरवर्ट्स एंड स्ट्रोबेलाई इन ऑरेलिया। एक्सटर्नल हम कब वर्ड यूज करते हैं? व्हेन प्रोड्यूस्ड आउटसाइड दी पेरेंट बॉडी, यानी कि बड पेरेंट बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब बड पेरेंट बॉडी के इनसाइड वो फॉर्म होता है, उस केस में हम क्या बोलते हैं? इंटरनल बडिंग, यानी कि बड्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड दी पेरेंट बॉडी। अब हम इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है बडिंग इन हाइड्रा। अब ये हमें एक्सप्लेनेशन वही हमेशा सेम रहेगी। अगर आप ध्यान से फिगर पे हम देखें तो देखेंगे हाइड्रा के केस में बड जो है वो कहाँ पे है? पेरेंट बॉडी के आउटसाइड प्रोड्यूस होता है, इसलिए एक्सटर्नल बड हो गया ये। ऐसे ही हमने एक सायोन और ले लिया, ये हमने क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है वहाँ से ले लिया। यहाँ पे वेरिएशन थी इसलिए हमने ले लिया। यहाँ पे भी पहली चीज़ तो सिमिलरिटी है, जो बड होता है वो पेरेंट बॉडी के आउटसाइड ही प्रोड्यूस होता है। अब वेरिएशंस क्या है? हाइड्रा के केस में तो क्या होगा, ये बाद में डिटैच होके, मोस्ट ऑफ द टाइम डिटैच होगा ही होगा बाद में, ठीक है। क्या करेगा? न्यू हाइड्रा ऑर्गेनिज्म बना देगा। लेकिन सायोन के केस में ये देखिए, ये है इंडिविजुअल सायोन, ये भी इंडिविजुअल सायोन है, और ये बड भी बाद में न्यू सायोन ऑर्गेनिज्म बना देगा। और ये सायोन ऑर्गेनिज्म एज ए कॉलोनी रहते हैं भाई। वैसे तो ये सेपरेट भी हो जाते हैं, लेकिन ये साथ रह के कॉलोनी बना देते हैं। हाइड्रा जो होता है वो कॉलोनी नहीं बनाता। हाइड्रा के केस में क्या होता है? नो कॉलोनी, ये बाद में सेपरेट हो ही जाता है। अब एक्सप्लेनेशन इन दोनों की वही सेम रह जाएगी। बडिंग क्या था? सेम वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, ठीक है। बडिंग हम किसको बोलते हैं? जो पेरेंट बॉडी के ऊपर आउटवर्ड ग्रोथ जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बड बोलते हैं। ये सेपरेट होके या अटैच रहते ही डॉटर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। ये हमने बता दिया भाई, दोनों के केस में पेरेंट बॉडी के आउटसाइड है, इसलिए हम इसको एक्सोजीनस बडिंग बोलते हैं। इनके डिफरेंस में वही रहता है। अगर हम इनको नीट के लिए और डिटेल से पढ़ें, एक्सप्लेनेशन हमने फिगर में पहले से ही समझा दी। हाइड्रा के केस में क्या होता है? इनिशियली तो अटैच रहता है, लेकिन बाद में सेपरेट हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन सायोन के केस में क्या रहता है? इट रिमेन्स अटैच्ड, बाद में भी अटैच ही रहता है और अटैच रह के कॉलोनी बना देता है। यही इनका डिफरेंस था। फिर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप,
और अगर सीधे हम नंबरिंग को कंटिन्यू करें तो ये ए सेक्स रिप्रोडक्शन की 5th टाइप आ गई। एनसीईआरटी क्या करती है, सिर्फ ये 2 वर्ड मेंशन करके छोड़ देती है, रिप्रोडक्शन बाई गैम्यूल्स इन स्पंजिस, और स्पंजिला का डायग्राम दे देती है। अब बाकी चीज़ टीचर के ऊपर छोड़ देती है, स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देती है, भाई आपको एनालिसिस करना है और पढ़ना है ये कैसे अलग रिप्रोडक्शन है। अब भाई गैम्यूल्स जो स्पंजिस जो होती हैं, स्पंजिला आपको याद होगा ये पोरीफ्रा किंगडम में होते हैं, यानी कि स्पंजिस के अंदर। इनमें देखो होता कैसे है, अगर आपको पोरीफ्रा किंगडम याद हो, ये जो सबसे ऊपर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माउथ, यानी माइक्रोपाइल पार्ट। यहाँ पे एक स्पाइक्यूल्स होते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और अगर आपको एक याद हो, यहाँ पे आपने एक सेल और पढ़ी थी, कॉयनोसाइट। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स आपने पढ़ी थी जब हम +1 के अंदर पोरीफ्रा किंगडम पढ़ते हैं ना, वहां पे हमने पढ़ी थी। फ्लैजिलेटेड सेल्स वाटर की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, इससे फूड अंदर आता है, पानी के साथ फूड अंदर आता है, वो बाद में माइक्रोपाइल माउथ से बाहर निकल के चला जाता है। तो कॉयनोसाइट के साथ ही साथ यहाँ पे एक स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अरेकियोसाइट्स। तो स्पंजी जब हमने बोला गैम्यूल्स, ये गैम्यूल्स एक्चुअली क्या है, ये गैम्यूल्स ग्रुप ऑफ अरेकियोसाइट्स होते हैं, इन्हीं को हम गैम्यूल्स बोलते हैं। अब गैम्यूल्स एक्चुअली प्रोड्यूस कब होते हैं, जब भाई अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, उस टाइम पे गैम्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान क्या हो जाता है, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए किसी वाटर बॉडी का, न्यूट्रिशन खत्म हो जाए, या बिल्कुल चिल्ड कंडीशन आ जाए, विंड जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन चला जाए, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, स्पंजिस जो होते हैं, स्पंजिला, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होने से पहले यहाँ पे एक वो प्रोटेक्टिव, थिक प्रोटेक्टिव कोट प्रोड्यूस कर देते हैं। और थिक प्रोटेक्टिव कोट प्रोड्यूस करने के बाद ये जो ग्रुप ऑफ अरेकियोसाइट्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैम्यूल्स। ये एक तरह के टाइप्स ऑफ बर्ड्स होते हैं भाई। गैम्यूल्स असल में है क्या, गैम्यूल्स आर दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ बर्ड्स। अब ये बर्ड हैं कहाँ भाई, इंटरनल प्रोड्यूस होते हैं, तो ये कौन से बर्ड हो गए, टाइप्स ऑफ इंटरनल बर्ड। यही हमारी एक्सप्लेनेशन होती है, भी अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं। बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो क्या होगा, ये प्रोटेक्टिव कोट ब्रेक हो जाएगा और ये जो गैम्यूल्स हैं वो बाहर रिलीज होके न्यू स्पंजिला डॉटर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देंगे। यही हमारा इसमें आ जाता है। अब जब हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं, वहां पे हमें पहले ही बता दिया, टू द पॉइंट लिखना है, हमें ज़्यादा नहीं लिखना। जैसा कि हमने बताया, गैम्यूल्स एक्चुअली हैं क्या, गैम्यूल्स आर टाइप्स ऑफ इंटरनल बर्ड। ये एक्सटर्नल बर्ड नहीं होते, तो पीएमटी के लिए आपको ध्यान रखना है, गैम्यूल्स आर टाइप्स ऑफ इंटरनल बर्ड्स। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन फिर से वापस आ जाती हैं, तब क्या होगा, दे विल बी रिलीज्ड एंड प्रोड्यूस डॉटर ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि भाई ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो हमने लिख दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बोर्ड में तो हमें बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत है भी नहीं। सच पूछो तो आप जो स्पेशल सेल हमने मेंशन किया, दैट गैम्यूल्स आर ग्रुप ऑफ ब्रैकियोसाइट्स, ये भी बोर्ड में आपको अगर पूछा नहीं जाए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको टू द पॉइंट लिख के यहीं पे इतना छोड़ देना है। लेकिन कई बार नीट में ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ये नीट के लिए ऐड किया था। तो गैम्यूल्स हैं क्या भाई, इंटरनल बर्ड हमने बोल दिया, प्रोड्यूस कब होते हैं, हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। गैम्यूल्स कब प्रोड्यूस होते हैं, गैम्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेश वाटर स्पंजिस। भाई जब हम स्पंजिला को ना फ्रेश वाटर स्पंजिस बोलते हैं, ये कॉमन नेम है, ये भी आपका पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रोड्यूस कब होते हैं, हमने बता ही दिया, अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होते क्यों हैं, तो भाई ये इनका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव कर पाते हैं, विदस्टैंड कर पाते हैं।
अब गैम्यूल्स इंटरनल बड तो सिंपल सी बात है, लेकिन अगर और एक्स्ट्रा एक डिटेल आप नीट के लिए ऐड करना चाहो तो आप क्या ऐड कर सकते हैं? गैम्यूल्स इंटरनल बड तो है ही है, लेकिन अगर इनकी टाइप्स ऑफ सेल बोले तो ये क्या है? गैम्यूल्स आर ग्रुप ऑफ एरेकियोसाइट सेल्स। और अनफेवरेबल कंडीशंस में हमने बता दिया क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ एरेकियोसाइट्स सेल्स एनक्लोज्ड इन प्रोटेक्टिव कोट। जैसा कि हमने बता दिया यहाँ पे प्रोटेक्टिव कोट ये बन जाता है, और ये प्रोटेक्टिव कोट ये जो फिर बाद में क्या है, ये जो ग्रुप ऑफ एरेकियोसाइट्स हैं जिनको हमने क्या बोला? गैम्यूल्स। ये दीज आर कैपेबल्स ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल हम बार बार बोल रहे हैं, कब बोलते हैं? जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे क्या होगा? दीज गैम्यूल्स यानी कि इंटरनल बड्स, गैम्यूल्स को हमने क्या बोला? इंटरनल बड्स। गैम्यूल्स को हमने दूसरा क्या बोला? ग्रुप ऑफ एरेकियोसाइट्स। ये बार बार ध्यान रखना, गैम्यूल्स क्या हैं? इंटरनल बड्स। और गैम्यूल्स को ही हमने एडिशनल पॉइंट क्या डाल दिया? ग्रुप ऑफ एरेकियोसाइट्स। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब क्या होता है? ये गैम्यूल्स यानी कि इंटरनल बड्स यानी कि ग्रुप ऑफ एरेकियोसाइट सेल्स, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम माउथ, जिसको हमने माइक्रोपाइल बोला ना, माइक्रोपाइल फ्रॉम स्पंजिला एंड फॉर्म न्यू कॉलोनी ऑफ स्पंजिला। अब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैम्यूल्स के थ्रू होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? गैम्यूलेशन। तो हमारी नीट के लिए पहला पॉइंट हमें हमेशा क्या याद रखना है? सिर्फ जब बोर्ड की बात आती है तो गैम्यूल्स बस आप कह सकते हो दीज आर टाइप्स ऑफ इंटरनल बड्स। और बड्स वाला आपका कॉमन पॉइंट याद है ही, बड्स जो है न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देते हैं। जब हम नीट के लिए बात करते हैं तो हमने एडिशनल पॉइंट क्या किया? ये जो गैम्यूल्स जिसको हमने इंटरनल बड बोला, ये एक्चुअली है क्या? ग्रुप ऑफ एरेकियोसाइट सेल। ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन जो इससे होता है, रिप्रोडक्शन के लिए हमने ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन बोला, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैम्यूल, इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हम क्या और बोल देते हैं? गैम्यूलेशन। ठीक है। और ये कब होता है? ये होता है अंडर अनफेवरेबल यानी कि हार्श कंडीशंस। ये हमने बता दिया कब होगा? हार्श कंडीशंस में। तो नीट के लिए ये आपके एडिशनल पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे कॉन्सेप्ट नीट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड में तो आप एक दो लाइन लिख देंगे तो भी बहुत होता है। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन में सच में तो होता क्या है? इन स्पंजिस की तो डेथ हो जाती है। जैसे ही प्रोटेक्टिव कोट बना, जो पुराना स्पंजिला था ना, उसकी डेथ हो जाती है। और ये एरेकियोसाइट्स हैं जो थिक प्रोटेक्टिव कोट में उसके अंदर सर्वाइव कर जाते हैं हार्श कंडीशन में। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है बाद में बाहर रिलीज होके स्पंजिला की न्यू कॉलोनी को प्रोड्यूस कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ही जो नेक्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप आती है वो आती है फ्रेगमेंटेशन। नंबर को हम वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। ये हो गया 6th टाइप। फ्रेगमेंट का मीनिंग हमेशा क्या होता है भाई? फ्रेगमेंट का मीनिंग होता है, फ्रेगमेंट्स का मीनिंग होता है पीसीज यानी कि स्मॉल टुकड़े। ठीक है। अब जैसा कि नाम में ही लिख रखा है, इसमें क्या होता है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। फिर इस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वेरिएशन आ जाती है? क्या नई कैपेबिलिटी आ जाती है उन ऑर्गेनिज्म में जो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं? भाई इनके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है इस रिप्रोडक्शन मेथड में? जो फ्रेगमेंट्स है ना स्मॉल, ये बाद में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं। और जो कंप्लीट डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो किस प्रोसेस से होता है? असल में रीजनरेशन प्रोसेस होती है। तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन ये दोनों रिप्रोडक्शन के मेथड इंटर रिलेटेड है। तो फ्रेगमेंटेशन होता कहाँ पे है? एक तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन इन हाइड्रा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा बडिंग से होता है, तो भाई हाइड्रा में ये फ्रेगमेंटेशन वाले मैकेनिज्म से भी रिप्रोडक्शन होता है। जब उसके फ्रेगमेंट ब्रेक हो जाते हैं, जैसे ये फ्रेगमेंट ब्रेक हो गया
तो इसने ब्रेक होके कंप्लीट न्यू हाइड्रा ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हर एक फ्रेगमेंट ने कंप्लीट न्यू हाइड्रा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिया। और जो फ्रेगमेंट से कंप्लीट न्यू हाइड्रा ऑर्गेनिज्म बना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। अब फ्रेगमेंटेशन बहुत सारे एग्जाम्पल में होता है, यहाँ तो हमने हाइड्रा एग्जाम्पल दिया। +1 में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े। +1 में कई जगह फ्रेगमेंटेशन मेंशन होती है। वो कहाँ कहाँ पे आता है? हाइड्रा तो आपका +2 लिख रहा है, फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा, जो कि सिलेंट्रेट्स में होता है। फिर +1 में जब प्लेनेरिया पढ़ते हैं, वहाँ कहते हैं, वहाँ भी इसका मेंशन आ जाता है। प्लेनेरिया हमने कहाँ पे पढ़ा था? प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइलम के अंदर। फिर फ्रेगमेंटेशन फंजाई के अंदर भी मेंशन होता है बार बार, एल्गी के अंदर भी मेंशन होता है। जैसे स्पाइरोगायरा जो होती है, फिलामेंटस एल्गी, वहाँ भी ये मेंशन आता है। और फिर ब्रायोफाइट के अंदर लीवरवर्ट्स आता है, वहाँ भी फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लिखना इसका यही सिंपल सी जो एक्सप्लेनेशन कर दी हमने, यही सिंपल सा रहता है। बोर्ड में हमें टू द पॉइंट लिखना है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी के फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है। फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया? इट्स अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें होता क्या है? वेयर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू डिफरेंट पीसीज, जिनको हमने क्या बोला? पीसीज को फ्रेगमेंट्स, और बाद में ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू अडल्ट ऑर्गेनिज्म। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना, रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन का एक एडिशनल फीचर और इंपॉर्टेंट होता है, भी जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ना, वो मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली वो क्या होगा? वो फिर से रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। हमने पढ़ा था ना, विच इन टर्न अगेन शोज रिप्रोडक्शन। और हमने पढ़ा था देयर इज साइकिल फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ इन लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो यही एनसीईआरटी ने जो एडिशनल पॉइंट इसमें एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से कंटिन्यू कर दिया, ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म, और ये जो न्यू अडल्ट ऑर्गेनिज्म है ना, ये बाद में इन टर्न कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ये ऑफस्प्रिंग आएगा, ये भी जब इसकी टर्न आएगी फिर से ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। जो प्रोसेस जो होती है, द प्रोसेस विच फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट, इसको हम बोलते हैं रीजेनरेशन। एग्जाम्पल हमने पढ़ी लिए भाई, +2 में हमारा हाइड्रा दे रखा है, और बाद में एल्गी, फंजाई और प्लेनेरिया, ब्रायोफाइट में लीवरवर्ट्स, वहाँ भी इसको मेंशन किया गया है। अब रिप्रोडक्शन बाय रीजेनरेशन, ये हमने अलग इसलिए कर दिया क्योंकि रीजेनरेशन हमेशा रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म नहीं होता। कई बार जैसे अगर आपने देखा होगा लिजर्ड के केस में, अगर उसकी टेल टूट जाती है तो न्यू टेल डेवलप हो सकती है, लेकिन टूटी हुई टेल से कंप्लीट लिजर्ड कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता। यानी जो टेल का फ्रेगमेंट था वो कंप्लीट न्यू लिजर्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो रीजनरेशन रिप्रोडक्शन का मेथड कब होगा? जब फ्रेगमेंट से कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। अब क्योंकि एनसीईआरटी कई जगह मेंशन करती है, जैसे प्लेनेरिया के जब एग्जांपल आता है ना 11th के केस में, वहां पे दे रखा है भाई प्लेनेरिया पॉजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेबिलिटी। अब जब ये मेंशन कर दिया प्लेनेरिया पॉजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेबिलिटी, तो इसीलिए हमने रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन को 11th क्लास से यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्यों? क्योंकि नीट तो आपकी 11th और 12th के सारे कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करके पढ़ाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसका पहले कवर कर ही चुके हैं। रीजनरेशन में क्या होगा? रीजनरेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? विच फॉर्म कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, कहाँ से? फ्रॉम स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल हमने बोल दिया प्लेनेरिया, और जो हमने फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल पढ़े थे ना यहाँ पे, ये सारे एग्जांपल भी फ्रेगमेंटेशन के भी हैं, और ये सारे एग्जांपल रीजनरेशन के एग्जांपल भी, ये सारे के सारे कॉमन एग्जांपल होते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल में प्लेनेरिया का ले लिया। यहाँ पे जैसे प्लेनेरिया जो है इसके 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया, और बाद में 3 के 3 फ्रेगमेंट बाद में कंप्लीट न्यू प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं।
ये हमने बता ही दिया नीट के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। हमने लिजर्ड का जो टेल का एग्जाम्पल लिया, तो टेल वाला एग्जाम्पल वो रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, क्योंकि टेल कभी भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो यही हमने यहाँ पे लिखा नीट के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन कब बोलते हैं? जब स्मॉल फ्रेगमेंट, व्हेन कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जैसे कंप्लीट, और इस ऐसी कंप्लीट रीजनरेशन को हम के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? मॉर्फोलेक्सिस। आप याद कर लें, ये मॉर्फोलेक्सिस टर्म बहुत बढ़िया है। नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद करना है, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन का मेथड कब होता है? जब स्मॉल फ्रेगमेंट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर हम लिजर्ड के केस में, छिपकली के केस में, जब हम टेल की बात करते हैं, लोस्ट टेल जो होती है वो कभी भी रीजनरेशन करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती। तो यही लिखा, रीजनरेशन ऑफ लोस्ट टेल इन लिजर्ड इज नॉट ए रिप्रोडक्शन मेथड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। जहां भी नए नए कॉन्सेप्ट मिले उसको आपको ऐड करते जाना। आपको एनसीईआरटी तक फोकस ही नहीं रखना, बल्कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा आप हार जा सकते हो, आपकी एनसीईआरटी आपको बता देती है। फिर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन आता है। अब हम प्लांट्स में चले जाते हैं। जब हम प्लांट्स में ब्रायोफाइट पढ़ते हैं, तो ये हमने 11th से लिया, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक वेरिएशन आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमी। ये हम ब्रायोफाइट्स में पढ़ते हैं। और ये बेसिकली है क्या? ये बर्ड्स तो हैं ही हैं, और कौन से बर्ड्स हैं? दीज आर एसेक्सुअल बर्ड्स इन प्लांट्स। अभी तक तो हमने एनिमल्स के पढ़े थे, यीस्ट के अंदर बर्ड पढ़ा, फिर हमने हाइड्रा के अंदर बर्ड पढ़ा, फिर हमने सायोन जो होता है उसके अंदर बर्ड पढ़ा। अब अगर आपको याद हो, ये हमने एनसीईआरटी के उससे ही डायग्राम ले लिया। एनसीईआरटी के डायग्राम आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे एक गैमा कप होता है। ये गैमा कप के अंदर गैमी होते हैं भाई। इनके इनसाइड, यहाँ पे जो है ना, इनसाइड गैमा कप देयर आर गैमी। गैमी आपका क्या है? प्लूरल वर्ड। जब हम सिंगुलर यूज करेंगे तो सिंगुलर क्या हो जाएगा? गैमा। तो ये गैमा भाई एसेक्सुअल बर्ड है। बर्ड वाला कोई नया इंफॉर्मेशन तो आपके पास है नहीं। बर्ड्स क्या करता है? जब रिलीज होगा, सेपरेट होगा, तो न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा। तो ब्रायोफाइट में जो होता है लिवरवर्ट के केस में, तो ये यही काम करेगा। एग्जाम्पल हमने देख लिया, लिवरवर्ट का एग्जाम्पल हमने ले रखा है। मार्केंशिया जो होती है लिवरवर्ट के अंदर, इसमें गैमी से रिप्रोडक्शन होता है। अब गैमी है क्या? गैमी आर ग्रीन। ये वर्ड याद करने भी एनसीईआरटी से मैंने एसएस लिया हुआ है। ग्रीन होता है, कोई पूछे येलो कलर नहीं। गैमी आर ग्रीन, मल्टी सेल्यूलर एंड एसेक्सुअल बर्ड्स, जो बाद में क्या करते हैं? एसेक्सुअल बर्ड्स हमेशा क्या करते हैं? बर्ड्स डेवलप इन गैमा कप्स। ये गैमा कप्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लोकेटेड ऑन दी थैलाई। थैलाई हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स नहीं होते ब्रायोफाइट के अंदर। तो ऐसी जो जिसके अंदर ट्रू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स नहीं होता, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? थैलाई, थैलस। थैलाई भी बोलते हैं, थैलस। थैलाई प्लूरल है और थैलस सिंगुलर होता है। अब जैसा कि हमने बता दिया, ये क्या है? बर्ड। बर्ड आपको पता है ये भी क्या करते हैं? बर्ड्स जब डिटैच होते हैं तो बाद में जर्मिनेट होके दे कैन फॉर्म न्यू इंडिविजुअल एसेक्सुअली। जैसे मार्केंसिया में जब गैमी एसेक्सुअल बर्ड रिलीज होंगे तो वो न्यू मार्केंसिया डॉटर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देंगे। एग्जाम्पल हमने बता दिया, मार्केंसिया के अंदर होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्ट्रोबिलाई। अब ये हमने क्यों इंक्लूड किया? तो भी स्ट्रोबिलाई जो होती है ना, दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होती हैं, और एक क्या होती है? एसेक्सुअल स्ट्रोबिलाई। अब हमने सेक्सुअल स्ट्रोबिलाई कहाँ पे पढ़ी थी? जब हम प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट पढ़ते हैं तो वहाँ पे मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई मेंशन होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेल एंड फीमेल कॉन्स भी बोलते हैं। तो वो तो भाई क्या करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती हैं। अब
क्योंकि वो तो क्या थी, सेक्सुअल स्ट्रोबिलाई, लेकिन नेचर के अंदर एसेक्सुअल स्ट्रोबिलाई भी प्रोड्यूस होती हैं। तो इसीलिए हमने इसको इंक्लूड यहाँ पे कर लिया, क्योंकि सेक्सुअल स्ट्रोबिलाई और एसेक्सुअल स्ट्रोबिलाई डिफरेंट होते हैं और नीड्स के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं। ये होता कहाँ पे है भाई, तो ये फाइलम जब सीलेंट्रेटा होता है वहां पे ऑरेलिया और ओबेलिया उनके अंदर एसेक्सुअल स्ट्रोबिलाई होते हैं। तो हमने बताई दी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, इसमें क्या हो जाता है, दीज आर एसेक्सुअल स्ट्रोबिलाई एंड दीज एसेक्सुअल स्ट्रोबिलाई इन ऑरेलिया एंड ओबेलिया आर डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल स्ट्रोबिलाई जिनको हम कॉन्स बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड इन टेरिडोफाइट्स। हमें पता है भाई, बता ही दिया वहाँ पे, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे मेल स्ट्रोबिलाई भी सेपरेट प्रोड्यूस होती हैं और फीमेल स्ट्रोबिलाई भी प्रोड्यूस होती हैं। तो ये तो है आपका नीट के लिए इम्पोर्टेंट। फिर कुछ और एडिशनल इम्पोर्टेंट अगर आप पढ़ना चाहो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार अगर और एडिशनल आप पढ़ना चाहते हो, कई बार एक्स्ट्रा एज लेने के लिए नीट वगैरह के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रोबिलाई का डायग्राम ले लेते हैं। स्ट्रोबिलेशन होती कैसे है, जो स्ट्रोबिलाई के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलेशन बोलते हैं। अब स्ट्रोबिलाई में एक एडिशनल पॉइंट, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है कि स्ट्रोबिलाई जो होते हैं ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, स्ट्रोबिलाई आर टाइप्स ऑफ बर्ड्स। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समझने के लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम ले लेते हैं ऑरेलिया का। अब यहाँ पे ऑरेलिया की बॉडी आपको देखो सेगमेंटेड बॉडी दिख रही है, यहाँ पे वन सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, फिर थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, सेगमेंट है। ये सेगमेंट प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये सेगमेंट बेसिकली बडिंग से प्रोड्यूस होते हैं भाई। सिर्फ समझने के लिए है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको इतना बहुत ज़्यादा डिटेल से याद नहीं करना। अब ये जो सेगमेंटेड बॉडी के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, ये जो बॉडी जो सेगमेंटेड है इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रोबिलाई लार्वा। स्ट्रोबिलाई लार्वा, ये कंप्लीट जो सेगमेंटेड बॉडी है ना, ये इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्ट्रोबिलाई लार्वा। अब इन्हीं के अंदर जो इंडिविजुअल सेगमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया, बडिंग से हमने बता ही दिया, ई फायरा बडिंग, ये बेसिकली क्या होता है, ये ई फायरा लार्वा होता है इंडिविजुअल सेगमेंट को। ये जो ई फायरा बडिंग जो बोला, ये इंडिविजुअल सेगमेंट जिनको हम कह रहे हैं ई फायरा लार्वा, ये सेपरेट होते रहते हैं, सेपरेट होके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं भाई। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंप्लीट सेगमेंटेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलिया लार्वा। और जो इंडिविजुअल जो सेगमेंट होता है, ईच इंडिविजुअल सेगमेंट इज कॉल्ड ई फायरा लार्वा। ये जो सेगमेंट लार्वा जो हैं, कौन से सेगमेंट लार्वा, ई फायरा लार्वा, दे कीप डिटैचिंग एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल ऑरेलिया। अब ये किस किस में होता है, ये भाई ऑरेलिया में भी होता है, ओबेलिया में भी होता है। अगर आपको सीलेंट्रेट्स में याद हो, +1 में हम पढ़ते हैं सीलेंट्रेट्स के अंदर कि भी सीलेंट्रेट्स में 2 बॉडी फॉर्म्स होती है, एक पॉलिप बोलते हैं, एक को हम मेडुसा बोलते हैं। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, पॉलिप्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पेशल एसेक्सुअल स्पोर्स। भाई कुछ एल्गी में, फंजाई में क्या होता है, वहाँ पे स्पेशल एसेक्सुअल स्पोरो प्रोड्यूस होते हैं जो जर्मिनेट होके न्यू एल्गी ऑफस्प्रिंग एंड न्यू फंजाई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब एनसीईआरटी तो क्या करती है, सिर्फ 2 टाइप के स्पोर मेंशन करते हैं, आपका कंप्लीट कर देती है, सिर्फ एग्जांपल देके बता देती है कि जू स्पोर्स जो हैं दे आर मोस्ट कॉमन स्पोर्स, स्पेशल एसेक्सुअल स्पोर्स। और ये क्या होते हैं, ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि एल्गी और फंजाई में प्रोड्यूस होते हैं। फिर नेक्स्ट बता देती है कॉनिडियोफोर, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इसका एग्जांपल दे देती है पेनिसिलियम में। तो +2 के अंदर सिर्फ इतना ही बता देती है। अब हमें पता है नीट के अंदर तो +1 का भी आता है, +2 का भी आता है।
अब रिप्रोडक्शन वाला जब चैप्टर शुरू होता है, शुरू में ही बता देता है कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी है और उसके अंदर डिफरेंट रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म का इवोल्यूशन होता है। तो सीधी सी बात है, जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर नीट के लिए आएगा तो हमें जो +1 में लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने 5 किंगडम पढ़े थे, मोनेरा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्ट, फिर बाद में फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमलिया किंगडम, तो वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन जो मेंशन कर रखी है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। और वहाँ पे ये सिर्फ 2 ही स्पोर्स नहीं है, वहाँ पे और भी स्पोर्स मेंशन होते हैं, जैसे जू स्पोर्स मेंशन होता है, अपलैनोस्पोर्स मेंशन होता है, वहाँ पे स्पेरेंजियोस्पोर्स मेंशन होता है, वहाँ पे कोनिडियोस्पोर्स तो है ही है। तो हमें वो सारे के सारे स्पोर्स भी पढ़ने। फिर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन आता है, इसको हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट 2 है, उसमें हम एसेक्सुअल स्पोर्स को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर भी कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको भी हम सेपरेट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स हैं, इसको हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो लेसन होगा हमारा 4th लेसन, वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। वो स्पेशली कौन सा होगा? लेसन 4 हमारा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पेशल स्पोर्स।